कन्फ्यूजन, मतलब क्या करे क्या ना करे। मतलब मैं तो देखो भैया, जितने भी लोगों को मैंने देखा है उनमें एक क्वालिटी है जो कॉमन रही है, वो है क्रिप करना। मतलब इंसान की फितरत है भैया। मतलब अगर आपके पास कपड़े कम हो तो ये सोच के रहो कि यार कपड़े पहनने हैं ही नहीं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो ये सोच के रहो कि यार अब कौन सा पहने। तो ये है कन्फ्यूजन के विपदा, समझे आप। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज तब होते हैं जब हम ये चीज़ सही है ये दिमाग को समझाने में लग जाते हैं, जबकि दिल को पता होता है कि भैया आप गलत हो। हाँ, आप गलत हो, समझो यार। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वणक्कम। मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश, और आप सुन रहे हो यार लंबी नहीं करो। तो शुरू करें। ओके, तो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग आर्ट, खास करके मैंने अपने प्रोफेशन में ये देखा है कि पीपल टेंड टू गेट कन्फ्यूज्ड। मतलब अगर आप सिंगर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सिंगर ही हो। आप म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हो, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो सकते हो, लिरिस्ट हो सकते हो, और अगर ज़्यादा ही कुछ क्रेजी हो गया तो आप मतलब एक्टर भी हो सकते हो सिंगर होने के साथ साथ, और सीए भी। रमन याद है? यस। तो जी ये मैंने नहीं, ये वॉल्टर जी ने कहा है, इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन देन यू आर होपलेसली कन्फ्यूज्ड। तो होता है यूँ कि व्हेन यू आर इन म्यूजिक कंजर्वेटरी और फिल्म स्कूल और फॉर दैट मैटर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, दे डोंट टीच यू अ पर्टिकुलर थिंग। अर्थात कि अगर आप म्यूज़िक कंपोजिशन का कोर्स कर रहे हो कहीं, तो आपको कोई भी म्यूज़िक कंपोज कैसे करते नहीं सिखाएगा। सो दे विल टीच यू टूल्स टू शेप योर इमेजिनेशन। तो अब मैं उन टूल्स का इस्तेमाल गाना गाने में करूँ या गाना बनाने में करूँ, दैट्स टोटली अप टू अस। और यही सारे टूल्स के ज़रिए मैं अपनी क्राफ्ट को और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ जी। लेकिन जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी इस फील्ड में, तो मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज ही था। मैं भी ये सोचता था कि लोगों को मैं बोलूँ क्या, कि मैं हूँ क्या। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें पता चली एंड देन आई गॉट माई आंसर। ठीक है, बट यही सवाल काफ़ी लोग पूछा जाता है कि यार आप सिंगर भी हो, आप कंपोज़र भी हो, आप प्रोड्यूसर भी हो, मतलब आप हो क्या। तो आज हमने ऐसे शख्स को ले लिया है जिसको भी ये सवाल पूछा जाता है। तुम ही सोचो जरा, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाते हैं जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आय हाय, क्या बात है। नहीं भाई, जो कोई भी हो ना, वो ये सुन के तो बिल्कुल जाने वाली नहीं है, लिख ले। हाँ जी, तो ये है ईशान रोजिंदार। तो ये पेशे से है सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर और एक टीचर, मतलब सर्वगुण संपन्न इंसान। जी हाँ, लेकिन सबसे ज़रूरी मतलब ये है मेरे दोस्त, और ये होना बहुत ज़रूरी है इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एकदम जी, क्या। तो ईशान को मैं मिला था चेन्नई में। तो भाई ईशान, मतलब कुछ याद है कि हम मिले कैसे थे? चेन्नई हम लोग साथ में पढ़ रहे थे केएम में। मतलब हम साथ में एक क्लास में नहीं थे, लेकिन दानिश वाज इनटू ऑडियो और मैं ईएमपी कर रहा था केएम में। और हमारी पहली मुलाकात एक्चुअली, दानिश भाई अगर याद होगा तो हम सूफी एंसेम्बल जो है केएम का, हम उसके थ्रू हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हमने पहले वहाँ पे परफॉर्म किया था, एक दरगाह में जाके हमने परफॉर्म किया था साथ में। दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ एवर परफॉर्मिंग विथ यू। तो या उसके बाद फिर हम साथ में आईपीएल गए, वहाँ हैदराबाद में वी परफॉर्म्ड एट आईपीएल आई थिंक 2017 में ना। हाँ, 2017 अप्रैल में हम वहाँ गए, ओपनिंग सेरेमनी हैदराबाद में, आरसीबी वर्सेस एसआरएच।
ओफो, तो भाई देख लो, मतलब छोटे मोटे लोग नहीं भी यहाँ परफॉर्म करते तो सीधा आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में, समझे। लेकिन सही यार, मतलब बहुत सही टाइम था वो कि आप परफॉर्म कर रहे हो, लाइव शोज हो रहे हैं। खैर, तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि ईशान सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो सॉन्ग राइटर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, वो टीचर भी है। तो भाई ईशान, मतलब क्या लाइफ में करना क्या चाहते हो भाई? बात ऐसी है कि पता तो है कि करना क्या है। आई मीन मुझे अपना म्यूज़िक बनाना है, मुझे अपने सॉन्ग्स बनाने हैं, या मुझे किसी फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर करना है, या जो भी। बट इन द लर्निंग पीरियड, इन द इनिशियल पीरियड, और जिसको सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग पीरियड लोग बोलते हैं, उसमें आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपने फिनेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि जितना भी म्यूज़िक मुझे थोड़ा बहुत आता है उसके बेसिस पे मैं अगर सिखा सकता हूँ तो आई शुड गो फॉर इट। एंड इसीलिए फिर मैंने स्कूल का जॉब मैंने उठाया, एंड देन आई एम टीचिंग किड्स, स्मॉल किड्स, एंड इट्स गोइंग गुड। भाई बिल्कुल, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि सब सही चलता रहे। वैसे भाई, एक भिलाई शहर का लड़का केएम कंजर्वेटरी कैसे पहुंच गया? मतलब पहले पता था कि केएम है क्या? हुआ ये था कि मैं केएम के बारे में मैं अराउंड 2012 या 13 से मैं केएम के बारे में जानता हूँ। और मैं उस टाइम पे कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था, एंड इट वाजंट गोइंग टू वेल। और मुझे पता था कि मेरा इंक्लिनेशन इज़ एक्चुअली टूवर्ड्स म्यूज़िक, क्योंकि उसके पहले भी मैं कुछ डॉज पे ऐसे काम करता था, छोटा छोटा काम करता था, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे केएम में इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक प्रोडक्शन का एक कोर्स है और वो मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं करना चाहता हूँ, और मैं एक वोकलिस्ट भी हूँ, और लाइक काइंड ऑफ धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि हाँ, कॉमर्स में मेरी लाइफ नहीं है, मेरा करियर कॉमर्स में नहीं है, मेरा करियर म्यूज़िक में है, सो आई शुड गो देयर। तो फिर दैट मेड द डिसीजन कि हाँ, अब मैं चेन्नई आके पहले मैंने ईएमपी सीखा और फिर मैंने वोकल सीखा, हिंदुस्तानी और वेस्टर्न भी थोड़ा बहुत। भाई बहुत सही। तो भाई ईशान, मैंने ना इस शो में एक सिस्टम शुरू किया है कि मुझको जो सवाल पूछे जाते हैं मेरे इंस्टा पे या एफबी पे, तो उस एक सवाल का जवाब मैं अपने गेस्ट से लूँगा। तो ये सवाल मुझे पूछा जाता है बहुत बार, वो ये है कि आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके गाने में यूज़ करते हो, तो क्या वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको प्ले करने आते हैं? और अगर आते नहीं हैं तो क्या हम म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं बन सकते? तो भैया इसका जवाब दो। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें पता हैं और आती हैं, बजाना आता है। मैं एक वोकलिस्ट हूँ और मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, बट मैं गिटारिस्ट नहीं हूँ, मैं ड्रमर नहीं हूँ। तो यहाँ पे बात आती है ऑब्जर्वेशन की। जो आप सॉन्ग्स आप सुन रहे हो, जो म्यूज़िक आप सुन रहे हो, उसमें आप कितना इंटेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना एनालाइज कर रहे हो। कि अगर फॉर एग्जांपल एक रॉक सॉन्ग आप सुन रहे हो, तो रॉक सॉन्ग में जो गिटार्स हैं वो किस तरीके से बज रहे हैं, गाने का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वर्स कहाँ आ रहा है, कोरस कहाँ आ रहा है, प्री कोरस कहाँ आ रहा है, ब्रिज कहाँ आ रहा है, और इन सारे सेक्शंस में हर एक इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से बज रहा है, गिटारिस्ट कैसे बजा रहा है, क्या लिक्स हैं उसके, क्या रिफ्स हैं, या ड्रमर कितने कैसे फिल्स दे रहा है, कहाँ पे फास्ट कर रहा है, कहाँ पे वो हाफ टेम्पो बजा रहा है। बेस गिटार ग्रूव किस तरीके से बज रहा है उसका, कौन सी स्केल में वो ग्रूव बजा रहा है, या कौन से एक्स्ट्रा नोट्स वो डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एनालाइज करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे मेरे सॉन्ग में ये चाहिए। वेदर और नॉट यू कैन प्ले इट योर सेल्फ इज़ अ सेकेंडरी मैटर। आप किसी एक गिटारिस्ट को बुला सकते हो, आप बेस गिटारिस्ट को बुला सकते हो, और आप उसको बता सकते हो कि मुझे इसमें ऐसा चाहिए। तो अभी दानिश बोलेगा, यार इतनी लंबी ना करो। नहीं भाई, लंबी करने के लिए ही ये शो बना है। तो हाँ जी, अभी चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है दिल की बातों का एक जरिया। दिल की बातों का एक जरिया। तो भाई ईशान, कौन सा गाना सुनाना चाहोगे आप? तो इस गाने का नाम है परछाइयाँ, और ये गाना एक्चुअली काफ़ी कोलैबोरेटिव तरीके से बनाया हुआ गाना है। मैंने एक्चुअली लिखा नहीं है गाना, हाफ पार्ट मैंने लिखा है, कुछ थोड़ा पार्ट मैंने लिखा है। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली मुझे मुंबई से मिला था। मुंबई में एक अविनाश गांधी करके एक लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने मुझे ये लिरिक्स लिख के भेजे, और उन्होंने कहा कि ये इन लिरिक्स पे मुझे एक गाना कंपोज करके चाहिए, आप कर सकते हैं। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, बट द वे ही हैड रिटन इट, इट वाज काफ़ी पोएटिक था। मतलब इट वाज मोर देन अ सॉन्ग, इट वाज अ पोएट्री। और उसको लिरिकल सॉन्ग फॉर्मेट में डालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा था कि वी विल बी चेंजिंग थोड़ा बहुत लिरिक्स इधर उधर, जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है हम सेम रखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सेंटेंस फ्रेमिंग में हम चेंज करेंगे। तो ही अग्रीड टू इट। परछाइयाँ तेरी परछाइयाँ
ये तन्हाइयाँ ना जीने दे मुझको तन्हाइयाँ परछाइयाँ। प्यारी प्यारी जागी रातें उल्फत की सारी बातें प्यारी प्यारी जागी रातें उल्फत की सारी बातें आती हैं याद तेरी अंगड़ाइयाँ तेरी अंगड़ाइयाँ याद आती हैं तेरी अंगड़ाइयाँ परछाइयाँ। रोशनी से दूर भागूं चांदनी से छुप जाऊं रोशनी से दूर भागूं चांदनी से छुप जाऊं हर शमा घर की बुझा दूं कहीं दिख जाए ना दिख जाए तेरी परछाइयाँ। चाहता तुझको दिलो जान से सजन मार गई है तेरी बेवफाइयाँ परछाइयाँ परछाइयाँ। बहुत खूबसूरत भाई, मज़ा आ गया, वाह। सो कैन यू एक्सप्लेन कि मतलब किस तरीके से ये सॉन्ग प्रोसेस हुआ था, इसके पीछे दिमाग क्या था, और इसके पीछे का अगड़म तिगड़म जो है कि म्यूजिकली किस तरीके से अप्रोच हुआ, लिरिकली कैसे हुआ? जो सब्जेक्ट है सॉन्ग का ऑब्वियसली इट्स सैड, थोड़ा हार्ट ब्रेक सिचुएशन काइंड ऑफ है। अगर मैं इसमें पूरा ही ऐसा एक राग उठा लेता जो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा सैड है, तो अगेन इट वुड हैव बीन नॉट रियली जस्टिफाइबल। तो मैंने इसमें उठाया था राग चारुकेशी। तो जैसा मैंने कहा, ये गाना पूरी तरीके से सैड नहीं है, और चारुकेशी राग, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने इसमें चारुकेशी पूरा एकदम स्ट्रिक्टली सिर्फ चारुकेशी यूज़ नहीं किया है। इसमें राग के बाहर के भी काफ़ी सारे नोट्स हैं, बट मुझे लगा था कि स्ट्रक्चर वुड बी नाइस। अगर वो एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर चारुकेशी होगा तो गाने में काफ़ी सेंस बनेगा। जैसे तूने कहा ना कि राग बेस्ड सॉन्ग है, बट इसमें इसके अरेंजमेंट सुन के कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये कोई क्लासिकल सॉन्ग है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको गा के एक्सप्लेन कर सकूं तो फॉर एग्जांपल जो पहली लाइन है, परछाइयाँ तेरी परछाइयाँ, यहाँ तक
song is actually sounding pretty sweet and ऐसा लग नहीं रहा है कि गाना सैड है. पीछा ना छोड़े तेरी परछाइयाँ, मतलब वहाँ पे सैडनेस आ रही है ना, तो जहाँ पे सैडनेस आ रही है वहाँ पे पीछा ना छोड़े परछाइयाँ. क्या बात है. मतलब अगर थोड़ा उसको हिंदुस्तानी क्लासिकल वे में बोलूँ तो मतलब चारुकेशी राग में एक स्पेशलिटी है कि सारे गमा प तक काफ़ी मेजर, काफ़ी हैप्पी सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही ध हिट होता है तो ध और नी दे गिव अ लिटिल बिट ऑफ थोड़ा मेलंकॉलिक या थोड़ा ऐसा यादें वाली फील उसमें आती है सॉन्ग में, और इसीलिए मैंने ये चूज़ किया था. वाह. तो जी ये थी एक ईशान रोजंदार की छोटू सी मास्टर क्लास. एंड थैंक यू सो मच ईशान यहाँ पे आने के लिए, अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तू क्या थैंक यू बोल रहा है, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए. थैंक यू मेरे को फीचर करने के लिए. अरे भाई साहब, भाई नहीं ऐसा नहीं है भैया, मतलब इट्स नहीं यार, वरना यार लंबी ना करो इसमें मुझे फीचर किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये एकदम लंबी क्या लंबी हो गई है अभी तो. बिल्कुल. ये यार उसी के पैसे सारे अभी तो, मतलब लंबी तो हुई है बट हम लोग को जितने भी लिसनर्स हैं और मैं भी स्पेशली सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिला है. तो वापस से मैं उसी बात पे एंड करना चाहूँगा कि आप कितने भी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हो, तो ये कलर शेड्स ही है. जैसे ईशान के पास में कलर्स है, सिंगिंग का, राइटिंग का, लिरिक्स का, और पता नहीं क्या क्या चीज़ है. और तो होपफुल ईशान नहीं, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है तानिश भाई. देखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो निकलते हैं भैया पिटारे से हर 2 महीने में. तो देखते हैं अब अगले पिटारे में क्या निकलने वाला है. खैर ईशान, थैंक यू सो मच एंड होपफुली थैंक यू सो वेरी मच. कॉल करके आपस से बात कर लो. और सवाल है मेरे पास. बाकी अगर आप लोगों को ईशान से 1-on-1 क्लास लेनी है तो ये भी अवेलेबल है. यू कैन गो एंड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट सर्च ईशान रोजंदार. तो नाजरीन, मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश, और आप सुन रहे थे यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस्ड बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो. तो जी नमस्कार, अल्लाह हाफिज़ और शुक्रान.